मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। चुनाव के इस शोर में मैं थोड़ा एक ऐसी स्टोरी आपको बताना चाहता हूं जिनके बारे में थोड़ा आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि ऐसा क्यों हुआ या क्यों होगा। मैं दो दलों और दो नेताओं या यूँ कहें दो दलों और उनके नेता के बारे में बात करूंगा जो लोकसभा चुनाव के बारे में लगभग निष्प्रभावी हो जाएंगे या रहेंगे तो उनकी साख खत्म हो जाएगी और अगले 5 साल का समय उनके लगभग खात्मे का समय होगा। एक दल है उत्तर भारत का और एक दल है दक्षिण भारत का। मैं पहले दक्षिण भारत से शुरू करता हूँ। दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु। बड़ा राज्य है, लोकसभा की 39 सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद 5वां ऐसा राज्य है जहां लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। स्वाभाविक रूप से विधानसभा की भी सीटें जो है वहां पर बहुत ज़्यादा 239 सीटें हैं वहां पर विधानसभा की। बहरहाल वहां पर 1967 में पहली बार द्रमुक नामक दल, जिसकी स्थापना सीएम अन्नादुराई से सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी, उस दल ने कांग्रेस को एक बार क्षेत्रीयता के आधार पर बेदखल किया तो आज तक कांग्रेस वहां पर पनप नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी स्थान नहीं बना पाई। और दोनों पार्टियां आज भी क्षेत्रीय दलों के भरोसे वहां पर राजनीति करती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा इस बार सुधार किया है। बहरहाल मैं अब द्रमुक और अन्ना द्रमुक की बात करता हूं। इसमें झगड़ा हुआ 1972 के आसपास, इसमें झगड़ा हुआ यानी 70 के दशक में। तो वहाँ जो है करुणानिधि तब तक उसके नेता बन चुके थे अन्ना द्रमुक के, और उनका शासन था। और एमजी रामचंद्रन, करुणानिधि भी जो है पटकथा लेखक थे, फिल्मों से जुड़े हुए थे और दक्षिण भारत में वैसे भी फिल्म और फिल्म स्टारों का बहुत ज़बरदस्त जो है वो जिसको कहते हैं कि जनता के प्रति बड़ी लोकप्रियता रहती है और धरती पर उनका बड़ा सम्मान होता है। राजनीतिक दल और राजनीति में आए तब भी। खैर द्रमुक सत्ता में थे और एमजी रामचंद्रन उनके सबसे करीबी नेता थे और उभरते हुए नेता थे, बड़े फिल्म स्टार थे। उन्होंने एक बार जब असंतोष फैला तो उन्होंने पैसे का हिसाब किताब करुणानिधि से मांग लिया तो उन्होंने को पार्टी से निकाल दिया। तो फिर उन्होंने जो है अन्ना द्रमुक का गठन किया, AIADMK, और यह अन्ना द्रमुक तब से लेकर के 2022 तक 7 बार सत्ता में रहा। अन्ना द्रमुक मतलब रामचंद्रन रहे। रामचंद्रन की अचानक मौत हो गई तो जयललिता ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। उस समय रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन और जयललिता में झगड़ा हुआ, लेकिन चुनाव जब हुआ तो जयललिता सत्ता में आ गई और जानकी रामचंद्रन की पार्टी बुरी तरह से हार गई। बहरहाल अब कमान जयललिता के हाथ में आई और जयललिता बहुत चमकदार नेता थी। हालांकि वो बहुत भ्रष्टाचारी थी, लेकिन प्रभाव उनका बहुत था। तमिलनाडु में उनको अम्मा के रूप में लोग जानते थे। जनता की बहुत मदद करती थी। कई बार वो सत्ता में रही, हालांकि अस्थिर चित्त थी, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। कुल मिलाकर के उनको जो है सत्ता चाहिए थी और केंद्र की सत्ता में उनका श्रेय होना चाहिए था। जब अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार जब सत्ता में आए 1998, तो जयललिता ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाए जाने की जिद न माने जाने के कारण 13 महीने ही सरकार चली और जयललिता ने जो है समर्थन वापस ले लिया और फिर चुनाव हुआ। तो हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आ गए, लेकिन द्रमुक का उनको समर्थन लेना पड़ा। यानी जो तमिलनाडु की जो विपक्षी पार्टी थी द्रमुक, बाद में वो सत्ता में भी आ गई,
तो उसका उनको सहारा लेना पड़ा। और जयललिता ता जिंदगी जब तक जीवित रहीं तब तक जो है वो सत्ता में जब भी रहीं तो मुख्यमंत्री रहीं, और जब उनकी मृत्यु होने को हुआ तो वह सत्ता में थी, और भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी 4 साल की सज़ा उनको हुई थी और वो जेल गई। तो अपने करीबी शशिकला को उन्होंने पार्टी की अनौपचारिक रूप से बागडोर दे दी, लेकिन शशिकला भी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी और उनको भी सज़ा हो गई थी, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। और उन्होंने ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया, जिनको संक्षेप में उनका नाम ओपीएस है, और के पलानीस्वामी जिनको संक्षेप में ईपीएस कहते, ओपीएस और ईपीएस नाम से जाना जाता है। खैर, सत्ता में ये लोग रहे और 22 तक रहे, और अन्ना द्रुमक में इतना जबरदस्त झगड़ा था, उसको मोदी ने दोनों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए किसी तरह से उनको 22 तक चलाया, लेकिन वो रह नहीं पाए। और जब चुनाव हुआ तो बम्पर बहुमत के साथ के करुणानिधि के लड़के स्टालिन सत्ता में आए और वो सत्ता से बाहर हो गए। 39 सीटों की लोकसभा में केवल 1 सीट जो है अन्ना द्रमुक को मिली, और विधानसभा में बुरी तरह हारे। किसी तरह से मुख्य विपक्षी दल केवल बने रहे, बाकी हार गए। 39 में से केवल 1 सीट मिली, सारी सीटें अन्ना द्रमुक और कांग्रेस ने जीती। पिछले 19 के लोकसभा चुनाव बाद में ये विधानसभा चुनाव भी हार गए। अब किसी तरह से मुख्य विपक्षी दल है। 24 के चुनाव में स्थिति ये हो गई कि अन्ना द्रुमक को कैंडिडेट नहीं मिले। अब अन्ना द्रुमक का नेतृत्व जो है के पलानीस्वामी कर रहे हैं, ईपीएस रहे हैं, और ओपीएस तो गायब हो गए परिदृश्य से। स्थिति ये हो गई कि इस लोकसभा चुनाव में अन्ना द्रुमक को कैंडिडेट नहीं मिले 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उसके 15-16 पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक उभरता हुआ राजनीतिक दल है, प्रयास करते करते इस स्थिति में आ गया है कि अब तमिलनाडु में उसकी को रिकॉग्निशन मिल गई है जनता के बीच भी, और राजनीतिक सत्ता के गलियारे में भी उसको मिल गई है। और स्थिति यह है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के नेतृत्व में पहले नंबर का दल बन जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और टूटी फूटी अन्ना द्रुमक और संगठित भारतीय जनता पार्टी में इस बात का कंपटीशन है कि नंबर 1 का दल कौन बने। हालांकि जीत इसमें अन्ना द्रुमक और कांग्रेस के गठबंधन की होगी ये तय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां वहाँ पर शून्य की स्थिति में थी, खाता तक नहीं खुला 1-2 बार को छोड़कर, जब वह अन्ना द्रुमक के साथ नेतृत्व लड़ा 4 सीटें उसको मिली थी। इस बार उसका 3-4 सीटों पर उसकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन अन्ना द्रुमक के लिए अब तमिलनाडु में कोई स्थान नहीं बचा है। मुख्य रूप से सत्ता दल द्रमुक और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में वहां स्थापित हो गए। ये चुनाव हारने के बाद आप ये मान कर चलिए अन्ना द्रुमक और उसके नेता ईपीएस, इनको संक्षेप में कहते हैं, उनका वजूद लगभग खत्म हो जाएगा, और हो सकता है विधानसभा का चुनाव आते आते आधे से ज़्यादा अन्ना द्रुमक का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। यानी दक्षिण भारत में अब अन्ना द्रुमक एक प्रकार से विलुप्त प्राय दल के रूप में रहेगा तो ये सही है, लेकिन किस रूप में रहेगा? जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है रामदास अठावले की,
एकमात्र सांसद हैं। कभी वो कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ। इस समय बीजेपी के साथ हैं और केंद्र में मंत्री हैं। तो आप मान कर चलिए कि अन्ना द्रमुक की वही स्थिति होगी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की महाराष्ट्र में है, यानी कोई विधायक नहीं, नाम मात्र का 1-2% का जनाधार, वही उसका भी रहेगा। ये दक्षिण भारत के अन्ना द्रमुक की स्थिति होगी और उसकी नेता ईपीएस हो गई। और दूसरी पार्टी का नाम मैंने जैसा बताया था उत्तर भारत की पार्टी है। अब उस पार्टी का अगर मैं नाम लूँगा तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं कैसे ये बात बोल रहा हूँ। उस पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, और उसके सर्वोच्च नेता है नीतीश कुमार। अब इसमें से कोई कह सकता है कि नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री रहे, जनाधार वाले नेता है, ईबीएस को एकजुट की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उन्होंने एकजुट किया। खुद उनकी जाति के 3% लोग हैं। उनका वजूद कैसे ख़त्म हो जाएगा? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका वजूद ख़त्म होने वाला है, उनकी साख ख़त्म होने वाली है। उनकी साख वैसे घट भी गई है, लेकिन इस चुनाव के बाद उनकी साख तो जाएगी ही जाएगी। उनकी पार्टी जेडीयू का वजूद भी खत्म होने वाला है। उनका मुख्यमंत्री पद हो सकता है 2025 के चुनाव तक रहे, लेकिन 2025 के चुनाव के बाद उनका मुख्यमंत्री पद न रहेगा और न उनकी पार्टी उस रूप में रहेगी जिस रूप में आज है। अब थोड़ा सा नीतीश कुमार और जेडीयू के बारे में हम बात कर लें। ये नीतीश कुमार इमरजेंसी की पैदाइश है। लालू यादव के साथ जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और जब पहला चुनाव लड़ा वो हार गए विधानसभा का, लेकिन लगे रहे, मेहनती नेता रहे, पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं वो। और लालू यादव जब सत्ता में आए और सत्ता में लालू यादव की जब मनमानी शुरू हुई 90 के दशक में, तब नीतीश कुमार उनसे अलग हुए। यह है 1995 की बात। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने समता पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसका गठजोड़ हुआ। 3-4 सीटें या 7 सीटें उस समय मिली थी, 4 सीटें शायद मिली थी। तब चंद्रशेखर भी जो है समता पार्टी के साथ थे, बाद में अलग हो गए। और 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, तब समता पार्टी ने समर्थन दे दिया। 2 ही पार्टियां थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, अकाली दल और समता पार्टी। समता पार्टी बाद में जेडीयू के रूप में, उसमें भी 2 फाड़ हो गया और समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो गई। जनता दल यूनाइटेड के रूप में नीतीश का सफ़र जब शुरू हुआ तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार में रेलवे मंत्री रहे। 2005 में भारतीय जनता पार्टी के साथ पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। पहली बार मुख्यमंत्री बने। जेडीयू और बीजेपी का संयुक्त शासन रहा और 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया। और 2010 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी को 243 की विधानसभा में 206 सीटें मिली और लालू यादव पार्टी को मात्र 22 सीटें मिली। लेकिन नीतीश कुमार के अंदर इस तरह का अहंकार हो गया मानो भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोग से सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी के राजनीतिक क्षितिज पर उदय के साथ ही उनकी भारतीय जनता पार्टी से इस कदर दूरी बढ़ी, उन्होंने भाजपा से अपने अलग कर लिया और राजद के सहारे उन्होंने सत्ता चलाई। और 14 का लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 31 सीटें मिली और उनको मात्र 2 सीटें मिली। जेडीयू को, राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली, बल्कि कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल गई। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक हैसियत पता चल गई। बाद में 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लालू यादव के साथ गठजोड़ किया और 70 सीटें पा करके नंबर 2 की पार्टी बने। लेकिन लालू यादव की पार्टी को 80 सीटें मिली थी
चूँकि उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, वो मुख्यमंत्री बने भी, लेकिन लालू यादव के साथ बहुत समय तक चला नहीं। बाद में 2017 के आसपास वो फिर भारतीय जनता पार्टी से मिल गए और फिर मुख्यमंत्री बने, और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े। 17 सीटों पर लड़े थे, 16 जीते। भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर लड़ी थी, 16 पर जीती, और 6 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी जीती, जो एनडीए का सहयोगी दल था। लेकिन फिर उनसे नहीं रहा गया। बीजेपी के साथ जब चुनाव उन्होंने लड़ा लोकसभा का, तो बाद के विधानसभा चुनाव भी वो लड़े बीजेपी के साथ, और मात्र 43 सीटें पाए। लेकिन चूंकि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, इसलिए मुख्यमंत्री बनाया, और बहुत दिन तक नहीं टिक पाए, फिर लालू यादव के साथ चले गए, फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन लालू यादव के साथ बहुत दिन नहीं चली, फिर बीजेपी के साथ आए, और इस बार यह मुख्यमंत्री हैं। यानी 9वीं बार उन्होंने इधर से उधर पलटू राम, उनकी छवि भी हो गई। लालू यादव ने कहा पलटू राम, और ये भी कहा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, मतलब इतना बड़ा कटाक्ष। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश की साख बिल्कुल धरातल पर आ गई है। 16 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 5 सीटों पर रामविलास पासवान यानी एलजेपी चिराग पासवान की लड़ रही है, 1 सीट कुशवाहा लड़ रहे हैं, और 1 सीट जो है जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ रही है। एनडीए का इस तरह से फॉर्मेशन हुआ, और इस बार पिछली बार 19 में पूरा एनडीए मिलकर के 40 में 39 सीटें पाया था। लेकिन इस बार अगर बड़ा भारी है, अगर एनडीए को बड़ा घाटा होता है, तो आप ये मान कर चलिए कि जेडीयू के कारण होगा और अगर एनडीए को कम सीटें मिलती हैं, जितनी भी कम सीटें मिलेंगी, मान लीजिए वो जेडीयू के हारी हुई सीटें होगी, 16 में से जो भी कम होगी वो जेडीयू की हिस्से की कम होगी, और उनकी साख बिल्कुल धरातल पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री उनको ज़रूर बनाया है, लेकिन उसके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें सम्राट चौधरी जैसा तेज तर्रार नेता भी जो है वहाँ पर उपस्थित है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आप ये मान कर चलिए कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें तो ये उनका भाग्य है। हो सकता है अगर वो ज़्यादा सीटें हारें तो खुद इस्तीफा दे दें, विधानसभा चुनाव में जाएं, या हो सकता है 25 के चुनाव तक वो बने रहें, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद न जेडीयू इस रूप में रहेगी, न नीतीश कुमार जिस रूप में है उस रूप में रहेंगे। उनकी साख ऑलरेडी गिर चुकी है, और 26 के बाद वह उनकी जेडीयू का अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा। हो सकता है बीजेपी में उसके अधिसंख्य नेता आ जाएं, और रहेंगे भी तो आप ये मान कर चलिए कि नीतीश कुमार उस रूप में नहीं रहेंगे, जो धाक उनकी थी वो धाक उनकी नहीं रहेगी 2025 के बाद। तो 2 दलों की बात मैंने की, एक अन्ना द्रमुक दक्षिण भारत में तमिलनाडु की, एक जनता दल यूनाइटेड बिहार की। दोनों पार्टियों का वजूद लगभग खत्म होने की कगार पर होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, और आने वाले विधानसभा में वो जब भी हो, चाहे तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव हो, चाहे बिहार का विधानसभा चुनाव हो, आप मान कर चलिए कि दोनों पार्टियां और दोनों के नेता जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो है संघर्ष कर रहे होंगे। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कतई न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।